नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए वर्तमान की जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन आज हम कुछ विशेष बात करेंगे नई आने वाली नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में। उनके लिए बात करेंगे कि आखिर वो अपना एपीआई स्कोर बढ़ा कैसे सकते हैं? और केवल बिहार के ही संदर्भ की हम बात क्यों करें? जहाँ पर भी एपीआई बेस्ड नियुक्ति प्रक्रिया चलने वाली है या चल रही है, जैसे कि अगर हम झारखंड की बात करते हैं, आने वाले समय में झारखंड में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है, वहाँ पे भी कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। बिहार में भी 2025 में नई नियुक्ति प्रक्रिया देखने को मिलने वाली है। तो एपीआई कैसे एनहांस करें? अमूमन होता क्या है कि सभी कैंडिडेट पीएचडी कर लेते हैं और रिसर्च पेपर तो अमूमन सब पब्लिश कर ही लेते हैं, लेकिन रिसर्च पेपर भी क्वालिटी पेपर उनके नहीं हो पाते हैं। क्वालिटी वाले जगहों पे नहीं हो पाते हैं। इस वजह से भी कई बार उनके अंक कट जाते हैं। आप तो देख ही रहे हैं कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, उसमें कितने धड़ल्ले से अंक कट रहे हैं। और दूसरी बात अवार्ड, अवार्ड कैसे कैंडिडेट हासिल करें? चूँकि अवार्ड पे भी अंक मिलते हैं और ये केवल नए अभ्यर्थी की बात नहीं है, यह एसोसिएट प्रोफ़ेसर में जो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए चयनित हो चुके हैं, वो अगर एसोसिएट प्रोफ़ेसर बनने की लालसा देख रहे हैं, एसोसिएट प्रोफ़ेसर अगर प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, कुछ नहीं तो आप नैक ग्रेडिंग हर वर्ष होती है, उसमें आपको आईक्यूएसी के टीम में अपनी देनी होती है कि आपने क्या-क्या वर्ष में किया है, ठीक है? तो उन सब चीज़ों में देना होता है, तो इसके बारे में डिटेल में आज बात करेंगे। आपके सामने एक बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर के आए हैं। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को पहली बार इस तरह का आपको अवसर मिलने वाला है। बस हम थोड़ा-सा ब्रीफ में देख लेते हैं वर्तमान की नियुक्ति प्रक्रिया में क्या अपडेट है। तो वर्तमान की नियुक्ति प्रक्रिया में देखिए अपडेट ये है कि एक संभावित ये सूचना है कि शायद दिसंबर में या तो सोशियोलॉजी या तो हिस्ट्री विषय का इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा। इस दिसंबर में, जनवरी में सोशियोलॉजी या हिस्ट्री में से जो एक बचा रहेगा, उसकी जनवरी में साक्षात्कार आपको देखने को मिलेगी और एंशिएंट हिस्ट्री की भी साक्षात्कार आपको जनवरी एंड तक देखने को मिल सकती है। इसके बाद फरवरी में किस विषय की बारी आएगी वो कहना थोड़ा-सा अभी दुविधाजनक होगा क्योंकि आयोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। किस विषय को लेकर के आ जाए कोई कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। एक चीज़ आप और देख रहे हैं कि देखिए प्रिंसिपल की भी नियुक्ति प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, तो एक व्यवधान ये भी हो सकता है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वाली नियुक्ति प्रक्रिया में, चूँकि ये भी लिस्ट जारी कर दिए हैं, तो साथ ही साथ अब प्रिंसिपल की भी अपॉइंटमेंट आयोग द्वारा चलने वाली है। तो ये थोड़ा-सा रुकावट इसकी वजह से रुकावट दिख सकता है। तो ख़ैर ये तो चलता रहेगा लेकिन आप कमर कस लें आने वाली नई नियुक्तियों के बारे में। उसमें अपना एपीआई कैसे बढ़ाएँ, ओके? चलिए, आज हम आपको एक ऐसे सेमिनार के बारे में बता रहे हैं जो आपको बहुत सारे अवसर मल्टीपल अवसर देने वाला है। मेरे साथ नितिन सर भी थोड़ी देर में जुड़ जाएँगे जो कि हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बैक से या फिर आपको टेक्निकल टीम के तौर पे उनका पूरा सहयोग रहता है। उन्हीं की बदौलत कहिए तो कहीं हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल में पूरा सहयोग है जिसकी वजह से आपके सामने मैं आ पाता हूँ। तो चलिए आज हम जिस सेमिनार की बात करने वाले हैं आईसीएमआरपी 2024। ये सेमिनार क्यों है ख़ास और इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं? एक चीज़ आप पहले देखिए इस सेमिनार को जो फर्स्ट पेज है, इसका ब्रोशर हम थोड़ा-सा आपको ज़ूम करते हैं। देखिए आप सब कुछ डिटेल में इसको समझ जाइए, इसके बाद हम आपको इसका पीडीएफ कैसे इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है, इसका क्या-क्या आपको बेनिफिट है, कैसे आप इसके माध्यम से एपीआई इंक्रीज़ कर सकते हैं, सब कुछ जानेंगे ए टू जेड। थोड़ा-सा धैर्य बना के आखिर तक जुड़े रहिए। एक-एक पॉइंट पे आपके सामने ज़िक्र करूँगा। पहले आप देख पा रहे हैं आईसीएमआरपी 2024 ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड प्रैक्टिसेस ओके प्रैक्टिस ये सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है इससे पहले भी एक बार हो चुका था ये दूसरा कॉन्फ्रेंस है ये देखिए एसोसिएटेड जर्नल्स ये किसके साथ साथ एसोसिएटेड है इन एसोसिएटेड विथ जनरल इंडेक्स इन एल्सवेयर स्कॉपस वेब ऑफ साइंस एंड यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल आप देख पा रहे हैं ये एसोसिएट किसके साथ-साथ है? यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल एल्सेवियर स्कोपस वेब ऑफ साइंस। तो आपके मन में ये दुविधा उठ रही होगी या फिर संशय हो रहा होगा, क्या इस सेमिनार के माध्यम से हमें केयर लिस्ट में या स्कोपस में ये वेब ऑफ साइंस में पब्लिकेशन का भी मौका है क्या? तो बिल्कुल, इस सेमिनार के माध्यम से आपके जो भी फुल पेपर वगैरह होंगे, इसमें पब्लिश होने का अवसर मिलेगा। केयर में, स्कोपस में, वेब ऑफ साइंस में। ओके? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड है, मुख्य रूप से क्या होता है? मुख्य रूप से स्पॉन्सरशिप किसके द्वारा होती है? तो देखिए स्पॉन्सर्ड बाय द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो हैं, ये कौन हैं, क्या हैं? तो ये देखिए प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय ये एक तरह से बनाया गया था ऑफ़िस ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी का साइंटिफिक एडवाइज़र का पद। मैं थोड़ा-सा डेट में हो सकता है मिस्टेक हो, आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है 1999 शायद मेरे संग नितिन सर जुड़ चुके हैं। नितिन सर कैन यू हियर मी? मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं? नमस्कार राज सर। पहले तो थैंक यू मेरे को जोड़ने के लिए इस संवाद में। जी। देखिए, जो कॉन्फ्रेंस के बारे में अभी हम बात करें, ये कॉन्फ्रेंस स्पॉन्सर्ड बाय है प्रधानमंत्री एडवाइजरी कमेटी, जो ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। उनके द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है। और उस स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सभी रिसर्चर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की यह एक पहल है, जिसके अंदर हायर एजुकेशन वर्ल्ड भी इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करा रहा है। साथ में आगरा यूनिवर्सिटी, अगर आप स्क्रॉल करेंगे थोड़ा ऊपर, तो ओके, आगरा ओके। यूनिवर्सिटी, जो और आगरा विश्वविद्यालय नितिन है, सर, ये 1 मिनट, सेंट्रल। थोड़ा-सा हम लोग उधर जी। चलते हैं। वैसे यहाँ पे भी देखिए ये आगरा यूनिवर्सिटी का लोगो है, डिटेल में थोड़ा-सा बताते हैं। हम थोड़ा-सा इसको ये बताना चाह रहे हैं डेप्थ में डिटेल में कि ये क्यों ख़ास है? ये जो ऑफ़िस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र का जो पद है, ये क्यों ख़ास है? तो देखिए इस पद को एक्वायर करने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति थे, वो आदरणीय भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम थे। सबसे पहले उनको ये पद मिला था और उनके बाद ये चौथा टर्म है जो कि अभी जो इस पद को शोभित कर रहे हैं। और ये सलाहकार जैसा कि नितिन सर ने भी आपको बताया किसको देते हैं ये सलाह, तो ये प्राइम मिनिस्टर को सलाह देते हैं उनकी सलाहकार समिति में और ये केंद्रीय जो कमिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है, कैबिनेट को ये सलाह देते हैं। तो ये वस्तुतः ये कैबिनेट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? जो केंद्र सरकार की कैबिनेट है। ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ओके? ये देखिए जॉइंटली ऑर्गेनाइज़ जैसा कि नितिन सर ने भी आपको बताया किसके-किसके द्वारा एचईवर्ड सौभाग्य से हायर एजुकेशन बोर्ड ने भी संपर्क साधा। तो हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल भी इससे स्पॉन्सर्ड है, सूर्या और ग्लोबल टेक्नोलॉजी और बहुत सारे स्पॉन्सरशिप तो इन्होंने चूँकि ये मल्टी न जो है आप देख पा रहे हैं ये कॉन्फ्रेंस है और ये मल्टीनेशनल लेवल पे है। इसमें बहुत सारे लोग भाग लेने वाले हैं, इंटरनेशनल लेवल के भी लोग भाग लेने वाले हैं। तो इसलिए इसमें जो स्पॉन्सरशिप है और जो जॉइंटली ऑर्गेनाइज़ है, ये बहुत सारे लोग और बहुत सारी टीम इसमें जुड़ी हुई है। ठीक है? इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे-कैसे कर सकते हैं? सर नितिन सर थोड़ा बताएँ इसमें रजिस्ट्रेशन का क्या-क्या माध्यम है? कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है? एक तो शायद ये क्यूआर रजिस्ट्रेशन कोड का, है। जी, सबसे आसान तरीका है, नीचे आप देखिए एक हैंड बन के, एक हाथ बन के रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करने को आपको कह रहा है। यह जी, लिंक जो है स्वतः ही इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, तो ये आपको एक गूगल फॉर्म पे ले जाएगा और उस गूगल फॉर्म के थ्रू आप रजिस्टर कर पाएँगे। साथ में यानी तो क्यूआर ये कोड, क्यूआर कोड है। ये क्यूआर कोड को जी, भी अगर आप क्यूआर कोड पे भी जी, जी। अगर आप क्लिक करते हैं क्यूआर कोड को भी, तो उससे भी आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन लिंक यानी कि गूगल फॉर्म पे पहुँच जाएँगे, जिसे भर के आप कॉन्फ्रेंस में रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा राज सर, ज़रा शो करेंगे क्या आप? जी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा ये कॉन्फ्रेंस जो पीडीएफ है ये लगभग 11 पेज में है कुल। ये हर पेज पे आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, ठीक है? हर पेज पे रजिस्ट्रेशन का लिंक इस पे मिल जाएगा और क्यूआर कोड वगैरह भी है, तो आप क्यूआर कोड के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे। क्या क्या है रजिस्ट्रेशन का गूगल फॉर्म, उसको कैसे भरना है, उसको हम आपको बताते हैं। लेकिन थोड़ा-सा इसके बारे में आप जान लीजिए कि इसमें कौन-कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नितिन सर ये बताएँ कि इसमें पार्टिसिपेशन किसकी हो सकती है? क्या ये स्पेसिफिक किसी विषय के लोग या कौन इसमें भाग ले सकते हैं? बताएँ। सर, ये एक इंटरनेशनल ब्रॉड स्केल पे जो कॉन्फ्रेंस कराई गई है, उसके अंदर है। तो अगर आप सब थीम देखेंगे, जो अभी आपको कॉन्फ्रेंस थ्रस्ट एरियाज़ आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कॉन्फ्रेंस थ्रस्ट एरियाज़ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित लोग, मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज़, एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंसेज़, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फोरेंसिक साइंसेज़, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट, हिस्ट्री एंड कल्चर, एजुकेशन, सोशल साइंस, हिंदी, देखिए टूरिज्म, ललित कला, एक्सेट्रा, ये सभी के लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस है। तो यह सभी लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो इनमें से अगर कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट करना चाहे, तो वह गूगल फॉर्म भर सकता है। जी। ठीक है।
जैसा कि आपने एक चीज़ शुरू में थोड़ा-सा मैं डेट का ज़िक्र करना भूल गया। देखिए, अच्छी बात ये है कि ये जो डेट है ना दिसंबर में 27 से 29 दिसंबर, जो कि बड़े दिन की छुट्टी अमूमन हर जगह रहती है। तो ये बड़े दिन की छुट्टियों में सुनहरा अवसर, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये ऑनलाइन भी है, ये हाइब्रिड मोड में है, तो आप इसके माध्यम से ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से या जो भी प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड की जाएगी, उसके माध्यम से इस सेमिनार में आप ऑनलाइन भी पार्टिसिपेट ले सकते हैं। आप देख पा रहे हैं हाइब्रिड मोड बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ओके, इसमें ये मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा, 29 को संडे है, तो अगर आप काम की वजह से व्यस्त हैं, तो आप अपना शेड्यूल संडे को भी आप अपना प्रेज़ेंटेशन या पोस्टर प्रेज़ेंटेशन दे सकते हैं। और अमूमतन संडे को तो सभी का छुट्टी होता है, तो संडे आपके लिए बहुत ईज़ी रहेगा 29 को जो संडे है। जी, ओके। तो ये अच्छी बात ये है कि 27, 28, 29, 29 को संडे है, अगर मान लीजिए आपको 27 को प्रेज़ेंटेशन नहीं कर पाते हैं सेमिनार में, 28 को कर दीजिए या नहीं तो 29 को कर लीजिए, ओके? इस तरह से आप प्रेज़ेंटेशन कर पाएँगे। ऑनलाइन प्रेज़ेंटेशन आपको करना होगा। अच्छा, इसमें और क्या ख़ास है? इसमें हमने एपीआई, एक तो आप समझ गए कि एपीआई, इसका सुनहरा अवसर क्या है? यूजीसी केयर में, स्कॉपस में, वेब ऑफ साइंस में पब्लिकेशन का मौका मिलेगा। कब पेपर भेजना है, क्या है, उस पे हम आते हैं। लेकिन नितिन सर, थोड़ा और बताइए, इसमें एपीआई का अवार्ड वाले क्राइटेरिया में क्या है? देखिए, पहले तो मैं एपीआई बेस्ड अगर कोई भी सिलेक्शन देखता हूँ, तो यूजीसी का गाइडलाइंस है जिसमें आपको एपीआई बेस्ड सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको अवार्ड के अलग से नंबर मिलते हैं। कई कमेंट्स हमारे पास में हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे भी आते रहे कि एपीआई अपना कैसे बढ़ाएँ, हमें अवार्ड में मार्क्स क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर जब राज सर आप पहला पेज अगर दिखाएँगे, तो पहले पेज में आप देखेंगे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट का लोगो होना चाहिए, स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए। आपको किसी भी कॉन्फ्रेंस के अवार्ड काउंट नहीं होता। केवल वही कॉन्फ्रेंसेस काउंट होती हैं जो कि स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी भी बॉडी से अगर स्पॉन्सर्ड है तभी आपको अवार्ड काउंट होंगे। अब इसमें अलग-अलग अवार्ड्स हैं, अलग-अलग अवार्ड्स की श्रेणी है जो आप पेज नंबर दूसरे पे देख पाएँगे। अब ये जो अवार्ड्स की श्रेणी है, इनके अंदर आप किसी अवार्ड को क्लेम कर सकते हैं जिसके लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा आप देखिए बेस्ट ओरल प्रेजेंटेशन अवार्ड्स होते हैं, बेस्ट पोस्टर प्रेजेंटेशन अवार्ड्स होते हैं। जब आप अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, पीपीटी बेस्ड प्रेजेंटेशन अपने रिसर्च वर्क को डिस्कस करते हैं, जिसे आए हुए एक्सपर्ट चेयरपर्सन जो हैं, वो उसे इवैल्यूएट करते हैं और फिर आपको नामांकित किया जाता है कि ये प्रेजेंटेशंस के बेसिस पे आपको अवार्ड दिया जाए। इसका कोई फीस नहीं होता, कॉम्पिटिशन बेस्ड अवार्ड होता है, पूरी कॉन्फ्रेंस में जो लोग कम्पीट करते हैं, उनको ये अवार्ड मिलता है। बाकी जो अवार्ड है वो नॉमिनेशन बेस्ड है। यानी कि आपको लगता है कि आपने कुछ कार्य किया है जैसे कि बेस्ट थीसिस अवार्ड है या यंग साइंटिस्ट अवार्ड है, बेस्ट टीचर अवार्ड है, तो इसके लिए आपको अपना रिज्यूम और साथ में गूगल फॉर्म पूरा आपको भेजना पड़ेगा हमें। जब आप गूगल फॉर्म भेजेंगे तो उस बेसिस पे एनालिसिस किया जाएगा हमारी टीम के द्वारा और यदि आप सूटेबल कैंडिडेट पाए जाते हैं तो आपको अवार्ड के लिए नामांकित किया जाएगा और आपको अवार्ड दिया जाएगा। जैसे आप फिजिकली खुद प्रेजेंट होके भी आगरा में जो वाइस चांसलर हैं आगरा यूनिवर्सिटी की वही अवार्ड देंगी तो आप वहां पर अवार्ड ले सकते हैं। अच्छा आप नितिन सर, देख एक चीज़ बताइए, जी आपने बोला कि आगरा की, जो आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, वो अवार्ड देंगे। लेकिन हमारे जी साथ बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो हैं, वो तो ऑनलाइन जुड़ेंगे और जी सर, कि उनके ऑनलाइन लिए पॉस पार्टिसिपेंट का अलग से है। जैसे ये आप पहले पेज पे ही देख रहे हैं कि ये हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस है, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन लिखा हुआ है देखिए। जी, ठीक तो है। ऑन जो जो ऑफलाइन का है वो मैंने आपको बताया। ऑनलाइन वाले कैंडिडेट्स जो हैं, उन लोगों को ऑनलाइन सेशन के बाद में, हर एक सेशन के बाद में जो ऑनलाइन चेयरपर्सन होंगे, आपको पता होगा एक रिपोर्टियर और एक चेयरपर्सन होते हैं जो उस सेशन को जज कर रहे होते हैं। तो जजमेंट के बाद में जब आपको पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, तो वो लिस्ट डिक्लेयर करेंगे कि इस सेशन में इसे अवार्ड मिला, इस सेशन में इसे अवार्ड मिला। तो वह जो वाक्य है वह फाइनल माने जाएँगे। सर्टिफ़िकेट आपको वैसा ही मिलेगा जैसा कि ऑफ़लाइन वालों को मिल रहा है। अवार्ड और बाकी चीज़ें आपको बाय पोस्ट भेजी जाएँगी, आपके एड्रेस पे। तो सर अवार्ड में क्या-क्या, मतलब सर्टिफ़िकेट रहता है या और कुछ भी रहता है? देखिए, सर्टिफ़िकेट रहता है, एक मोमेंटो रहता है कि जिससे आपका अवार्ड है, तो ये दोनों चीज़ें रहती हैं उसके अंदर। अच्छा, तो मतलब अगर कोई चीज़ें, अगर कोई ऑफ़लाइन मोड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो उसको ऑनलाइन मोड में ही वो पार्टिसिपेट करता है और जी, यहाँ पे एनरोल होता है वो अवार्ड के लिए, तो उसको घर पे बाय पोस्ट आप सर्टिफ़िकेट और अवार्ड की लिस्ट, ये दोनों सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जी, जाएँगी, राइट? घर जी, के पते पर, राइट? जी।
घर के पते पर। वो उसके लिए हम लोग आपस में संपर्क करेंगे उस कैंडिडेट से, और उसके पास में हमारा संपर्क रहेगा। नीचे हायर एजुकेशन हम उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने वाले हैं, जहाँ पर वह सीधे-सीधे हमारे साथ में संपर्क में रहेगा। जैसे पहले भी हायर एजुकेशन वर्ल्ड के जो श्रोता हैं, वो हमारे साथ में डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, वैसे ही वो हमारे साथ में डायरेक्टली जुड़ा रहेगा, और हम उसको सर्टिफ़िकेट वगैरह सब कुछ चेक करा के फिर उसके घर के पते पे पोस्ट करेंगे। ओके, इसके ठीक है। अलावा मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जैसे राज सर ने अभी एपीआई के बारे में आप सब लोगों से बात की। देखिए, अगर आप और स्क्रॉल करें राज सर, तो यहाँ पर किताब के अंदर भी चैप्टर्स और बुक चैप्टर्स और पूरा पब्लिकेशन रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हो रहे हैं। तो रिसर्च पेपर्स और बुक चैप्टर्स जब पब्लिश हो रहे हैं, तो वह भी एपीआई के अंदर इंक्लूडेड किए जाते हैं। तो हायर एजुकेशन वर्ल्ड का अब सिर्फ यही काम नहीं है कि आपको न्यूज़ दे। अब हम चाहते हैं कि हम आपके साथ में मिल के जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है, कि आपके पेपर्स नहीं आ रहे हैं, रिसर्च पेपर्स में प्रॉब्लम आ रही है, आपका दूसरों के साथ में कोलैबोरेशन नहीं हो रहा, तो हम एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म देना चाहते हैं, जिससे कि जो स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स कुछ अच्छा कर पाएँ। तो उसकी ये शुरुआत है, इसके अंदर हम आगे भी वर्क करेंगे, लेकिन शुरुआत ये है कि हम आपको एपीआई बेस्ड पब्लिकेशंस के बारे में और अच्छे से समझा पाएँ, सिखा पाएँ, तो उसके अंदर हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे इस माध्यम से। ओके, ठीक है? आगे हम बढ़ें इससे पहले एक चीज़ क द मेरे व्यूअर के मन में दुविधा होगी कि ये आप सेमिनार कर रहे हैं, स्पॉन्सर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र के द्वारा, तो फिर हायर एजुकेशन बोर्ड इस चीज़ का कैसे मतलब दावा कर रहा है? देखिए, आप एक चीज़ देखिए, सौभाग्य से ये जो सेमिनार है, इसमें जो ऑर्गनाइज़्ड है, ये हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल भी एक ऑर्गनाइज़र है, ठीक है? इसमें बहुत सारे ऑर्गनाइज़र हैं, ओके, आप देखेंगे इसमें कौशाम्बी फाउंडेशन है, नीलम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है और आपको इसी तरह भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा है, तो उसी तरह से एक जो है ऑर्गेनाइज़र हायर एजुकेशन बोर्ड भी है। तो हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल भी वही सारे हक रखता है, वही सारे मालिकाना हक रखता है इस सेमिनार के संबंध में, जो अन्य ऑर्गेनाइज़र रखते हैं, राइट? तो इसलिए इस चीज़ के लिए आश्वस्त रहिए, इस सेमिनार के संबंधी जो भी घटनाक्रम होंगे, उसकी पूर्ण रूप से जवाबदेही या ज़िम्मेदारी जो है वो हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल की भी उतनी ही बनती है जितनी अन्य की बनती है। तो इसके लिए आप आश्वस्त रहिए, इसकी पूरी तरह से ज़िम्मेवारी और जवाबदेही हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल की भी है। एक चीज़ आपने समझा यहाँ पे क्या-क्या आपको अवसर क्या चीज़ का है? एक तो यूजीसी केयर, स्कॉपस और वेब ऑफ साइंस में पब्लिकेशन कराने का अवसर है। दूसरा, इसके माध्यम से आपको अवार्ड मिल सकता है। वो अवार्ड कहाँ-कहाँ काउंट हो सकता है? नितिन सर एक चीज़ बताइए हम इसके बाद नेक्स्ट से चलेंगे पॉइंट पे कि रजिस्ट्रेशन चार्जेज़ क्या-क्या हैं और फिर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट कैसे कर पाएगा? आप पहले ये बताइए कि इस अवार्ड ये अवार्ड अमूमन यूज़फुल किन के लिए है? क्या जो ये प्रोफ़ेसर हो चुके हैं उनके लिए है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर? ज़रा बताइए। देखिए, अगर मैं कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करूँ, तो कॉन्फ्रेंस सभी के लिए उपयोगी है। जैसे रियाज़ सर ने कवर किया कि अगर एक स्टूडेंट पीएचडी कर रहा है, तो उसके लिए भी अनिवार्य हो गया है कि 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करना, और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस तो उसके लिए उपयोगी हो जाती है। जो अभी हायर एजुकेशन में एंटर किए हैं, यानी कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर के इंटरव्यू के टाइम पे, या प्रिंसिपल का जैसे अभी अब रिक्रूटमेंट देख रहे हैं, तो उसमें भी अवार्ड्स का काउंटिंग हो रहा है, अवार्ड्स का मार्क्स है। तो वहाँ पर इसके अवार्ड्स के मार्क्स मिलते हैं। तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि कोई मेंबर है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी है, तो उसके लिए आईक्यूएसी, नैक और हर एक साल का उनका जो एपीआई होता है, उसमें इन सब चीज़ों के मार्क्स होते हैं, जिसमें वह भी काउंट होते हैं। तो ये सभी होलिस्टिकली आपके पूरे करियर में आपको मल्टीपल ओकेज़न्स पे, अलग-अलग जगहों पे ये फ़ायदा देने वाला है। चाहे आप पीएचडी कर रहे हों, या आपकी पीएचडी पूरी हो चुकी है, आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी कर रहे हैं, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आप आगे एसोसिएट प्रोफेसर या प्रिंसिपल के अपने एम के साथ में, उद्देश्य के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए ये काउंटिंग होता है। जहाँ पर भी यूजीसी बेस्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया है, एपीआई बेस्ड, वहाँ पर ये काउंट होगा। जी सर। ओके। आपने यहाँ पे बताया बहुत सारे अवार्ड के सेक्शन हैं। जैसे एक्सीलेंट इन देख रहे हैं रिसर्च अवार्ड है, बेस्ट अचीवर अवार्ड है, इमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड है। इधर हम आते हैं तो इसी तरह एजुकेनिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड है, बेस्ट डॉक्टर अवार्ड है, बेस्ट केवीके साइंटिस्ट अवार्ड है, बहुत सारे अवार्ड के सेक्शन हैं। तो मतलब जिन्हें ये कोई किसी भी एक अवार्ड के लिए सब पब्लिश हो खैर चलिए वो रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में इसको कवर किया जाएगा कि कौन अवार्ड किसको-किसको भरना चाहिए। चूँकि अभी हम थोड़ी देर में रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम पे आने वाले हैं नहीं, ताकि इसमें मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि यदि कोई असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बना हुआ है या एसोसिएट प्रोफ़ेसर बना हुआ है, तो वह अपनी यूनिवर्सिटी से पता कर लें कि उनकी यूनिवर्सिटी में उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा अवार्ड कौन-सा रहेगा, जो उन्हें आगे प्रमोशंस या आगे अपलिफ्टमेंट में हेल्प करेगा। तो उस अवार्ड को वह भरें।
तो उनके लिए वह ज़्यादा सुविधा अनुकूल हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए जो है, वो बेस्ट पोस्टर या बेस्ट ओरल अवार्ड सबसे अच्छे रहते हैं, जो उनकी पीएचडी के दरमियान भी काउंट होते हैं, जो सबसे तो ऊपर दिखा रखे हैं, और उसके लिए नॉमिनेशन भी नहीं है, उसके लिए तो सिर्फ आपको रजिस्टर करना है। जी। ठीक है। अच्छा सर, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये डेट पहले तो देख लें। एब्स्ट्रैक्ट आपको कब तक भेजना है इस सेमिनार में? 25 दिसंबर तक भेजना है। एक्सेप्टेंस नोटिफिकेशन आप एब्स्ट्रैक्ट का कब तक आ जाएगा? ये भी 25 दिसंबर तक आ जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस डेट जैसा कि आपने देखा 27 और 29 दिसंबर को है। फुल लेंथ पेपर जो कि आपको बताया गया है कि केयर में या फिर वेब ऑफ साइंस या स्कॉपस में जो पब्लिश होगा, उसकी भेजने की आखिरी तिथि जो है वो 26 जनवरी है। ओके। स्पेशल केस में शायद आपको रिलीफ दिया जा सकता है। आप हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? वैसे तो आप ग्रुप में जब जुड़ जाएँगे रजिस्ट्रेशन के बाद, तो हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल से जुड़े ही रहेंगे। तो वहाँ पे अगर आपको चाहिए रिलीफ कि नहीं, हमें लास्ट 26 जनवरी का जो डेट है, उसमें थोड़ा-सा एक्सटेंड कर दिया जाए, तो मेबी वो हम लोगों पे निर्भर करेगा, उस चीज़ को थोड़ा-सा डेट एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आप अगला देखते हैं, अवार्ड नॉमिनेशन फॉर्म सबमिशन क्लोजेज, ये भी 25 दिसंबर को हो रहा है। मतलब आपके रजिस्ट्रेशन की जो आखिरी तिथि है इस सेमिनार में, वो है 25 दिसंबर। ओके, सॉरी 20 दिसंबर। नितिन सर, ये क्या है? यहाँ पे अर्ली बर्ड सर, 20। ये जो है, जो हमने पहले डिसाइड किया था कि 20 दिसंबर होगा, लेकिन अभी हम लोग 25 दिसंबर तक सभी हायर एजुकेशन वर्ल्ड के जितने भी मेंबर्स हैं, सभी को अलाउ कर रहे हैं अर्ली बर्ड की फॉर्म में रजिस्टर करने को। अर्ली बर्ड जितना जल्दी आप रजिस्टर करेंगे, देखिए, एक तो उससे ये फायदा होगा कि अगर आप कोई अवार्ड क्लेम करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर कोई और क्लेम नहीं किया होगा, तो आपको आसानी से मिल पाएगा, आपका कंपटीशन कम रहेगा। दूसरा, आपका फीस भी कम लगेगा अगर आप अर्ली जल्दी रजिस्टर करते हैं। अगर आप देर में रजिस्ट्रेशन करेंगे या ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, 25 25 तारीख के आसपास अगर आप रजिस्टर करेंगे, तो आपका जो फीस है वो ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि जल्द से जल्द आप रजिस्टर कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आप 20 तारीख तक ही रजिस्टर कर लेंगे। फिर भी अगर आप ग्रुप में जुड़ते हैं, ग्रुप में मेंबर्स रहे हैं, तो आपके लिए 4-5 दिन का एक्सटेंशन रखेंगे ही रखेंगे। लेकिन 25 तारीख के बाद में जो फीस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जी। ठीक है। ओके, यानी अर्ली बर्ड जो है वो 20 दिसंबर तक आपको आराम से इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 25 दिसंबर के बाद कुछ हर्डल्स हैं, कुछ बैरियर हैं, देख रहे हैं। 20 दिसंबर के बाद से लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट जो चूँकि ये है, तो उसमें शायद थोड़ा-सा आपको चार्जेज़ अधिक देना पड़ सकता है। वैसे है, जैसा कि सर ने बोला कि हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल वाले जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ी रिलीफ़ दी जाएगी और उनको अर्ली बर्ड वाला ही जो फ़ी चार्जेज़ है वही जी, पे करना बिल्कुल। होगा। अच्छा, इसमें स्टूडेंट के लिए आपने 1000 यहाँ पे मतलब यहाँ पे इस सेमिनार कॉन्फ्रेंस ब्रोशर में दे रखा है। रिसर्च स्कॉलर के लिए ₹1500 है और डेलीगेट साइंटिस्ट एंड प्रोफेशनल के लिए ₹1800 है। सर, ये डेलीगेट से साइंटिस्ट एंड प्रोफेशनल में तो असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर सभी आएँगे? जी, जी, जी। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, प्रिंसिपल और प्रोफ़ेसर। ओके। और ये कॉर्पोरेट्स एंड इंडस्ट्री ईटीसी, इसमें सर ये कौन किसके लिए है? ये सर 25। कॉर्पोरेट्स के अंदर, जैसे कि अगर किसी कंपनी से कोई व्यक्ति आते हैं, कोई मेडिसिनल साइंसेज़ से, या पतंजलि जैसे है वो एक कंपनी है, डाबर कंपनी है, इस तरीके की कंपनीज़ से जो लोग आते हैं। ओके, अगर वो इस सेमिनार में भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए 2500, वेल गुड। अच्छा, इसके बाद सर आपने यहाँ पे अवार्ड नॉमिनेशन फ़ी ये 3000। तो जैसा कि जी, आपने बताया कि अवार्ड नॉमिनेशन फ़ी में 2 कैटेगरी आपने बताई थी, राइट? एक जी, कैटेगरी जी, जो कि फ्री हो गई और दूसरी कैटेगरी जो जी, कि जिसके लिए आपको ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करना था, उसकी जो जी, चार्जेज़ हैं वो 3000 है, राइट? जी, जी, जी। इसी पेज पे ऊपर दे रखा है राज सर। ओके, जी। जी, ये देखिए, नो नॉमिनेशन रिक्वायर्ड और नॉमिनेशन रिक्वायर्ड। ओके, यानी कॉन्फ्रेंस अवार्ड में जो नो नॉमिनेशन, जिस 2 अवार्ड के लिए कोई आपको अलग से चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, वो है बेस्ट ओरल प्रेजेंटेशन अवार्ड और ये है बेस्ट पोस्टर प्रेजेंटेशन अवार्ड, जो कि मैक्सिमम 5-5 पार्टिसिपेंट को ही पूरे कॉन्फ्रेंस के दरमियान मिलेगा। और ये जी। हो गया नॉमिनेशन रिक्वायर्ड। तो इसमें आप देख पा रहे हैं इतने सारे अवार्ड हैं जिसके लिए आपको अलग से नॉमिनेशन करना होगा। वेल गुड। सर, आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे फी फॉर फुल लेंथ पेपर पब्लिकेशन इन जनरल। ये क्या है? यूजीसी केयर जनरल के लिए 6000, वेरी गुड। और वेब ऑफ साइंस के लिए 12000 और स्कॉपस के लिए 15000। ठीक है। और अगर कोई आईएसबीएन बुक में पब्लिश कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपने 1000 रुपीज रखा है, राइट? जी सर। ओके।
ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपको पेमेंट वगैरह कैसे करना है? सर हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे, राइट? वहाँ पे कैंडिडेट्स को सहूलियत होगी। सर ठीक आप है? रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करिए ताकि कैंडिडेट देख पाएँ कि उन्हें करना कैसे है इस काम को। जैसे अच्छा, राज सर क्लिक करिए रजिस्ट्रेशन, अभी देखिए यहीं पे आ रहा है रजिस्ट्रेशन लिंक। ठीक है। जैसे कि मैंने इस रजिस्ट्रेशन लिंक को अच्छा एक चीज़ और ज़रा बता दें सर, ये कुल इस सेमिनार का ब्रोशर कुल 11 पेजेज़ में है। ये आखिरी इन सब पेजेज़ में ये क्या चीज़ें हैं सब मेंशन? सर आखिरी के पेजेस में यदि कोई व्यक्ति हमारा गूगल फॉर्म भरने में असमर्थ होता है या गूगल फॉर्म नहीं भर पा रहा है हुँ, और हुँ। वह भी इस कॉन्फ्रेंस में जुड़ना चाह रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो नॉन टेक्निकल हैं या टेक्निकल इतने अच्छे नहीं हैं, तो उन सब लोगों के लिए एक फॉर्म बनाया हुआ है जिसे भर के वह डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हम उनका गूगल फॉर्म भरने में हेल्प करेंगे। जैसे ये आप देख रहे हैं, अवार्ड नॉमिनेशन फॉर्म, आप इस पे भी भर के हमें सेंड कर सकते हैं। हालाँकि गूगल फॉर्म में ये सारी चीज़ें सुविधाएँ आपको दी गई हैं, लेकिन अगर आप उसमें भरने में असमर्थ हैं, तो आप इसे भी भर के हमें भेज सकते हैं। सर और स्क्रॉल करिएगा इससे पहले ये देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमने एक फॉर्म दे रखा है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो अगर आप गूगल फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, किसी भी कारण की वजह से, कोई आपको एरर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसे भर के डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपसे डिस्कस करके आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर लेंगे, जो कि इस कॉन्फ्रेंस का अपकमिंग कॉन्फ्रेंस का ग्रुप है, जहाँ से आप सारी मतलब कॉन्फ्रेंसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन ले पाएँगे। ओके। ओके सर, थैंक यू। अब हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन लिंक पे। देखिए जैसा कि मैं इस यस। रजिस्ट्रेशन को लिंक हाँ सर, बोला जाए। ये सभी लोग जो आप ऊपर ये लिस्ट देख रहे हैं, ये सभी वह इंटरनेशनल और नेशनल कमेटी के मेंबर्स हैं, जो अलग-अलग साइंटिस्ट हैं, जो अलग-अलग जगह से इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कई आईआईटियंस हैं, कई प्रोफेसर्स हैं, कई डायरेक्टर्स हैं। अगर आप सबसे ऊपर देखेंगे, स्क्रॉल करिएगा सर, तो चीफ पार्टनर है प्रोफेसर आशु रानी, जो वाइस चांसलर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की। वह इस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रही हैं। उसके अलावा बहुत सारे वाइस चांसलर देखिए एसजीटी यूनिवर्सिटी के हैं। तो कई सारे देश-विदेश के कई सारे साइंटिस्ट मिलके इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस स्तर की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ये ऑर्गेनाइज़ की जा रही है। जी। ओके सर, इस ऑर्गेनाइजिंग टीम में और जो कमिटी मेंबर है इसमें तो मैं देख रहा हूँ 250 लोग तो लगभग यहीं पे हैं, 2-250। सर वो ऑल ओवर इंडिया के और कई लोग बाहर के भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग इसके अंदर हो रहे हैं। क्या इसमें बिहार के भी लोग सम्मिलित हैं सर? बिहार के भी कोई जी सर, प्रोफेसर? बिहार के कई प्रोफ़ेसर्स आप देख सकते हैं। अन्नपूर्णा मैम हैं, तो और कुछ और ये मोहम्मद सिद्दीकी सर थे, तो उन्हें भी इंक्लूड किया गया है। कई सारे बिहार की यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफ़ेसर भी हैं। ओके, इनफैक्ट जी बिहार हाँ, की जैसा कि एग्रीकल्चर मैं देख पा यूनिवर्सिटी। रहा हूँ यहाँ पे डॉक्टर अन्नपूर्णा गुप्ता मैम आप यहाँ पे हैं वीर कुँवर सिंह यूनिवर्सिटी से, एक्स एचओडी हैं वीर कुँवर सिंह यूनिवर्सिटी की डॉक्टर संगीता सिन्हा मैम, जो कि प्रोफेसर हैं और इसके साथ मैं देख रहा हूँ सद्दाब सर का नाम है, जो कि साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं और इसमें अमित जी का नाम है जो कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, जो कि हम लोग के मित्र मंडली से भी हैं। यानी चलिए बहुत अच्छा है। चलिए अब हम सीधे चलते हैं रजिस्ट्रेशन लिंक पे, राइट? जी, जी। रजिस्ट्रेशन लिंक को देखिए यहाँ पे मैंने टच किया आपके सामने और ये देखिए सीधे रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक खुल गया। अब इस रजिस्ट्रेशन लिंक में आपको करना क्या है? आप पहली बात तो यहाँ पे डेट आपको मालूम ही है, पहले भी आपने डेट देखा था 22 दिसंबर एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन है, 25 दिसंबर एक्सेप्टेंस की नोटिफ़िकेशन आएगी। अवार्ड नोटिफ़िकेशन फॉर्म सबमिशन भी 25 दिसंबर है और फुल लेंथ पेपर जो है 26 जनवरी तक आपको भेजना है। ओके। आपने अच्छा एक चीज़ बार-बार आपके मन में दुविधा होगी अगर कि इसका थीम क्या है? तो जैसा कि आपने समझा कि इसमें किसी भी विषय के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। वो अपनी इच्छा अनुसार जो जिस टॉपिक पे वो रिसर्च करना चाहते हैं। सर रिसर्च से जो भेजेंगे रिसर्च पेपर, उसकी तो स्वतंत्रता है ना? वो किसी भी फ़ील्ड से संबंधित हाँ, रिसर्च पेपर भेज वो सकते किसी हैं? भी फ़ील्ड से संबंधित आप भेज सकते हैं। जर्नल में जब पेपर जाएगा, उससे पहले आपको जर्नल के बारे में पूरा-पूरा बताया जाएगा, सब कुछ समझाया जाएगा, जर्नल आपको दिखाया जाएगा। आपकी बिना परमिशन के कहीं आपका पेपर सबमिट नहीं होगा। तो उसके लिए आपको पूर्णतः सब कुछ आपको सामने-सामने दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, तभी हम आगे उसके अंदर बढ़ेंगे। ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही कैंडिडेट फुल पेपर अपना सबमिट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि ये फुल पेपर उसका कहाँ पे पब्लिश हो सकता है, राइट? और जी, उसके जी, जी। अकॉर्डिंग उस जनरल के बारे में उसको बताया जाएगा कि देखिए आपका पेपर इस जनरल में पब्लिश होने के लिए
कंपैटिबल बिल्कुल, है और उसकी बिल्कुल, कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही वो यूजीसी केयर में या फिर एल्सवेयर या स्कॉफस वगैरह में पब्लिश होगा। और वैसे आपने बिल्कुल। बता ही रखा है उसके लिए अलग-अलग जो-जो चार्जेज़ है, तो उस चार्ज के अकॉर्डिंग जो उनकी क्राइटेरिया होगी, उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, वेल गुड। चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और रजिस्ट्रेशन को लिंक को टच करने के बाद मैं सीधे आ गया यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम पे। यहाँ पे आपको ईमेल अपना सबसे पहले डाल देना है, ओके? इसके बाद ये जो सेकंड पेज है, ये इसी तरह उस का फर्स्ट कवर पेज है उस सेमिनार का, ओके? इसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम दे देना है, ओके? इसके बाद आप डिजिग्नेशन पे आएँगे, तो डिजिग्नेशन पे यहाँ पे इसको जैसे ही टच करते हैं, देखिए रिसर्च साइंटिस्ट, प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, रिसर्च स्कॉलर, स्टूडेंट वाला कॉलम है, जो भी आप हैं, उसको आप टच कर दीजिएगा। इसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए अफ़िलिएशन विथ यूनिवर्सिटी, कॉलेज या रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आप जिस भी विश्वविद्यालय से या कॉलेज से या इंस्टीट्यूट से ताल्लुक रखते हैं, उसका आपको नाम यहाँ पे टाइप करके लिख देना होगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर है। अमूमन कई ऐसे प्रतिभागी होते हैं जिनका व्हाट्सएप नंबर डिफ़र होता है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले कॉन्टैक्ट नंबर लिखिएगा और ऑब्लिक दे करके व्हाट्सएप नंबर लिखिएगा। लेकिन अगर आपका व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट भी किया जा सकता है, आपसे संपर्क किया जा सकता है, तब आप 2 नंबर नहीं दीजिएगा, केवल 1 ही नंबर दीजिएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कैटेगरी फॉर कॉन्फ्रेंस। अब इस पे जब आप टिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आ गया कि आपकी कैटेगरी क्या है, मतलब आप स्टूडेंट हैं, ₹1000 या रिसर्च स्कॉलर हैं, 1200 या फिर डेलीगेट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं। मतलब जैसा कि सर ने बताया कि प्रोफेशनल्स और डेलीगेट्स में आपको प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, इंस्टीट्यूट हेड ये सब कुछ आएँगे। तो इस वाले कॉलम को आप टिक करेंगे, ओके? 1000, 1200, 1500 ओके। सर आगे रजिस्ट्रेशन कैटेगरी आते हैं तो यहाँ पे है अवार्ड नॉमिनेशन। यहाँ पे देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अवार्ड नॉमिनेशन ये देखिए कंपल्सरी है। आपको इसमें से किसी एक पर टिक करना ही है। पहला क्या है वो 3000 ये आप अगर अवार्ड जैसा कि नीचे अंकित अवार्ड है, इस अवार्ड में से कोई अवार्ड आपको लेना है या इसके लिए इच्छुक हैं तो आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन अवार्ड वाले में ₹3000 का नॉमिनेशन करना होगा। जैसा कि सर ने पहले ही आपको बताया कि 2 अवार्ड जो है वो फ्री हैं। वो आपकी क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप बेस्ट पोस्टर प्रेज़ेंटेशन करते हैं या फिर बेस्ट प्रेज़ेंटेशन करते हैं, तो वो उसके लिए कोई नॉमिनेशन फ़ी नहीं है। तो आप अगर इस वाले कॉलम को टच करना चाहते हैं तो इसे टच करिए और आगे बढ़िए। या नहीं तो आप जो है इसमें नॉमिनेटेड अवार्ड हैं, इसमें अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस पे टक करना है। ठीक है? अवार्ड नॉमिनेशन 3000 अब देखिए अवार्ड सेक्शन में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ-कुछ अवार्ड जो हैं वो 14 ईयर्स से अधिक को ही वो मिलेंगे। जैसे यंग साइंटिस्ट अवार्ड, ये देखिए नहीं, 40 ये से सर ये लिखा है 40 से कम साल वालों को, ज़्यादा को नहीं सर, यंग साइंटिस्ट है, कम साल वालों को, ओके, ओके। 40 से या, कम। श्योर, श्योर, श्योर। ये देखिए 40 से कम उम्र वाले को ही मिलेंगे यंग साइंटिस्ट अवार्ड। यंग फेलो अवार्ड ये भी 14 ईयर्स से कम रहेंगे। यंग अचीवर अवार्ड 14 ईयर्स से कम रहेंगे। यंग एकेडमिशियन अवार्ड 14 ईयर्स से कम रहेंगे। और बाकी में कोई ऐसा एज बैरियर नहीं है। बाकी जितने अवार्ड हैं उसमें कोई एज बैरियर नहीं है। तो आपको करना क्या है यहाँ पे अवार्ड के लिए आपको 3000 वाले पर टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो अवार्ड के लिए आप नॉमिनेशन किए हैं, यहाँ पर आप उसका नाम लिख देंगे। जैसे आप इसके लिखे हैं अवार्ड फॉर एक्सीलेंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? अब इसको आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ से ही कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आकर के आप इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है? ये पेस्ट कर दिए या नहीं तो आप इसको टाइप कर लीजिए, ठीक है? आप जिसके लिए भी आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप यंग हैं, आप यंग साइंटिस्ट अवार्ड के लिए कर रहे हैं, तो यंग साइंटिस्ट अवार्ड आप जो है यहाँ पे टाइप कर दीजिए। हैज़ लिख कर के यंग साइंटिस्ट अवार्ड। चूँकि ये स्पेसिफ़ाइड हो जाएगा कि आपने अवार्ड के लिए नॉमिनेशन किया है, तो इसमें से किस अवार्ड के लिए नॉमिनेशन किया है, ओके? ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए एब्स्ट्रैक्ट कैसे आप सबमिट करेंगे? तो यहाँ पे देखिए ऐड फाइल करके एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसा कि आपने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट भेजने की जो आखिरी तिथि क्या है? वो आखिरी तिथि है क्या थी सर? 25 दिसंबर ना? 25 दिसंबर सर, 25 दिसंबर। ओके। एब्स्ट्रैक्ट सब नहीं, सर यहाँ पे आपने नहीं, 22 20 दिसंबर, 22 दिसंबर। जी, यस, जी। यस। एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन जो क्लोज़ेस्ट डेट है वो 22 सेकंड 22 दिसंबर है। तो 22 दिसंबर से पहले आप कभी भी भेज सकते हैं। तो अगर आप आज रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं
फिर आप कहेंगे कि अभी तो मेरा एब्स्ट्रैक्ट तैयार ही नहीं हुआ, तब क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आप जो है रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट आप सबमिट मत करिए। एब्स्ट्रैक्ट जब आपका तैयार हो जाएगा तब हायर एजुकेशन वर्ल्ड 2022 पर ईमेल कर दीजिएगा। क्या करना है? हायर एजुकेशन वर्ल्ड 2022 पे आपको ईमेल कर देना है, ठीक है? ये कब करना है? उस स्थिति में जब जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और आपका एब्स्ट्रैक्ट तैयार नहीं हो, ठीक है? तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और एब्स्ट्रैक्ट बाद में सबमिट कर लीजिएगा। कब तक? 22 दिसंबर से पहले कभी भी ईमेल पर आपको भेज देना है। अच्छा, जब आप आगे आते हैं तो पेमेंट करने का प्रोसीजर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए गूगल पे नंबर दिया हुआ है 9931055279 और यहाँ पे यूपीआई नंबर है 9931055279 ये गूगल पे नंबर, फ़ोन पे नंबर सब कुछ अवेलेबल है इस नंबर पे, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे आपको क्यूआर कोड दिया हुआ है। आप इस क्यूआर कोड के माध्यम से कर लेंगे। अमूमन आपको सहूलियत क्यूआर कोड से ही होती है अधिकतम कैंडिडेट्स को, तो आप आराम से क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करिएगा। ज़्यादा कोशिश करिए कि क्यूआर कोड के ही माध्यम से पेमेंट करें। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जब आप पेमेंट कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे नीचे में ऐड फाइल का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के ऐड कर देना है, ओके? ऐड करने के बाद आपको आखिर में यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो है सेंड मी ए कॉपी ऑफ माय रिस्पॉन्स। अगर आप चाहते हैं कि ये जो भी मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अभी-अभी अप्लाई किया है, इसकी आपको एक कॉपी आपके ईमेल पर भी भेज दी जाए, ठीक है? तो आप आखिर में यहाँ पे जाकर के इसको ऐसे टच कर देंगे और जैसे ही सबमिट करेंगे तो सेंड मी आपको आपकी ईमेल पर वो एक कॉपी चला जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। अच्छा, इसके बाद आप जैसे इसको सबमिट करते हैं, तो सबमिट देखिए अभी चूँकि सबमिट नहीं हो रहा है, चूँकि मैंने अभी यहाँ पे सारे कॉलम को भरा नहीं है। जब तक आपका सारा कॉलम कंप्लीट नहीं होगा, तब तक वो सबमिट होगा भी नहीं। तो जब आप इसको सबमिट करते हैं, तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आएगा, ठीक है? वो व्हाट्सएप ग्रुप सेमिनार डेडिकेटेड ही व्हाट्सएप ग्रुप है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जा कर के लिंक को टच करके उसको जॉइन कर लेंगे, ठीक है? तो ये माध्यम है। इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी। अगर इसके बावजूद भी कोई दुविधा है तो यहाँ पे देखिए हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए 8923944414। क्या है? 8923944414। दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? 9931055279। 9931055279। ये दोनों ही नंबर व्हाट्सएप नंबर हैं, ओके? तो इन दोनों नंबरों को आप चाहे तो सेव करके व्हाट्सएप पे ही मैसेज कर दें, वो ज़्यादा सहूलियत होगी क्योंकि ऐसा कई बार होगा कि इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करेंगे तो मे बी एंगेज आए, बिज़ी आए। चूँकि नेशनल लेवल पे बहुत सारे कॉल्स इस पे आते रहेंगे, राष्ट्रीय स्तर का चूँकि ये कॉन्फ्रेंस है, तो ऐसा संभव है कि व्यस्त है, तो आप इसको व्हाट्सएप मैसेज भी कर देंगे इन दोनों में से किसी भी नंबर पे, तो आपको उस पर आपको सहूलियत प्रदान कर दी जाएगी, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत है, किस तरह की दुविधा है। इन सब में एक चीज़ जो छूट रहा है वो है कि इसका फॉर्मेट क्या होगा? आप एब्स्ट्रैक्ट जो भेजेंगे इसका फॉर्मेट क्या होगा? नितिन सर और तो कुछ नहीं छूट रहा है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। नहीं सर, और कुछ भी नहीं छूटा है। सारी चीजें क्लियर है, और फिर भी किसी का डाउट होता है तो वह हमें व्हाट्सअप कर दे। नीचे कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में भी चीजें अपनी लिख सकते हैं। हम कमेंट बॉक्स को भी बहुत सीरियसली आपके पढ़ते हैं और उसका आंसर देने की आपको पूरी पूरी चेष्टा करते हैं। ठीक है। तो जैसा कि कमेंट बॉक्स का अर्थात ये यूट्यूब की जो वीडियो है ना, उसके कमेंट में कहा जा रहा है। ओके, आप ऐसा ना सोचिएगा कि इस गूगल फॉर्म में कमेंट कहाँ है। अच्छा, एक चीज़ और, ये ब्राउज़र आपको कहाँ से मिलेगा? तो ये ब्राउज़र जो है कमेंट में इसका लिंक आपको अवेलेबल होगा। उस लिंक के माध्यम से इस ब्राउज़र को आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से फिर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या नहीं तो आप अगर हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के ग्रुप में डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो इस ग्रुप में ये आपको पीडीएफ ईज़िली वहाँ पे अवेलेबल होगा। ओके? अब हम आते हैं आखिरी जो पैरा है वो है कि आपको फॉर्मेट क्या होगा। ये सब तो तय हो गया कि रिसर्च पेपर कैसे भेजा जाएगा, ये सब है, लेकिन फॉर्मेट क्या होगा? तो देखिए जब आप इस सेमिनार ब्रोशर के जब तीसरे पेज पे आते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेट के बारे में बताया गया है कि आपका फॉर्मेट क्या होगा। इसके लिए देखिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखिए आईसीएमआरपी 2024, क्योंकि ये वर्कशॉप किसके द्वारा और आईसीएमआरपी 2024। तो आईसीएमआरपी 2024 को आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे। जैसे ही देखिए आईसीएमआरपी 2024 को आप सर्च करते हैं, यहाँ पे देखिए ये पहला ही आ जाता है आईसीएमआरपी 2024 कॉन्फ्रेंस। जब आप इसको टिक करेंगे तो आपको सीधे ये ले आएगा इस पेज पर।
ओके, ऐसा ही आपके सामने ओपन होगा और इस पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे मुख्य में यही है, आप देख पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए एब्स्ट्रैक्ट का टेम्पलेट दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ है कि एब्स्ट्रैक्ट का फॉर्मेट कैसा होगा। इसके बाद जब आप फॉर्मेट यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, तो एक चीज़ और, वहाँ पे आप जाएँगे तो हिंदी फॉर्मेट और इंग्लिश फॉर्मेट दोनों दे रखा है। जैसे ही आप उसको टिक करते हैं, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास आएगा, डाउनलोड एब्स्ट्रैक्ट टेम्पलेट फॉर इंग्लिश फॉर्मेट, डाउनलोड एब्स्ट्रैक्ट टेम्पलेट फॉर हिंदी फॉर्मेट। आपको इंग्लिश फॉर्मेट और हिंदी फॉर्मेट दोनों अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आप उसको जैसे ही ओपन करेंगे तो वर्ड के पेज पे देखिए इसी तरह का आपके सामने खुलेगा। ओके? वैसे आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो डायरेक्ट हायर एजुकेशन बोर्ड के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, डेडिकेटेड जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में ये डायरेक्ट फॉर्मेट ही आपको डाल दिया जाएगा वर्ड का। आपको कहीं भी जा कर के गूगल पे ऐसे-वैसे सर्च नहीं करना है। यही आपका फॉर्मेट होगा। इसमें आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट में यहाँ पे आपको देखिए कैम कुछ नहीं करना है, मात्र आपको यहाँ पे सीधे इसको 14 पॉइंट देखिए। जी सर, बोलिए। टाइटल यहाँ पे आपको जो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट का होगा, उसको यहाँ पे टाइटल लिख देना है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ 14 होगा। ओके, फ़ॉन्ट साइज़ 14 में आप लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे जिसका फ़ॉन्ट साइज़ 10 होगा। इसके बाद यहाँ पे अगर मान लीजिए उस पेपर में 2 या 3 ऑथर हैं, 4 ऑथर हैं। सर एक चीज़ बताएँ कि अगर 2 या 3 ऑथर हैं, तो क्या सेमिनार के लिए सबको रजिस्ट्रेशन कराना होगा? सर, अगर उन्हें सर्टिफ़िकेट्स चाहिए और अगर उन्हें लगता है कि वह सर्टिफ़िकेट्स की उनके लिए वैल्यू होगी, उन्हें कहीं दिखाना है कि हाँ, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है, तो उन सबको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। अदरवाइज़ मेन जो फर्स्ट ऑथर है या कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर है, उनको तो रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य ही है। बिना उसके काउंटिंग नहीं होता पीएचडी या प्रमोशंस में कि आपने सेमिनार किया है। एक चीज़ और बताइए सर कि अगर मान लीजिए कोई सिंगल ऑथर रजिस्ट्रेशन कराता है, ओके? जी, और जब फुल जी, पेपर भेजने की बारी आती है, तो उस फुल पेपर में कई ऑथर का नाम उसने दे रखा है, 2-3 ऑथर। तो वैसे केस में उसको जी। क्या मतलब अलग से कोई चार्ज देना होगा, या जो पब्लिकेशन चार्ज है वही जो 6000 है वही देना जो होगा? पब्लिकेशन जो पब्लिकेशन चार्ज है बस वही देना होगा। उससे किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है कि वह 2 ऑथर हैं या 3 ऑथर हैं। लेकिन राज मैं यहाँ पर ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, जैसे-जैसे आप ऑथर बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे-वैसे आपके पेपर का जो इम्पैक्ट है, वह गिरता चला जाता है। तो 4 या 5 ऑथर से ज़्यादा ऑथर होना अच्छी बात नहीं है, अच्छी संकेत नहीं है आपकी रिसर्च को लेके। ओके, वैसे एक चीज़ और सलाह देंगे, झारखंड की नियुक्तियों में जब मैंने बहुत पहले देखा था, तो वहाँ पे शायद फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर ऐसे-ऐसे करके वहाँ पे नंबर भी डिडक्ट हो रहे थे, और साथ ही साथ बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के में अगर आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के रूप में चयनित हो जाते हैं और एसोसिएट प्रोफ़ेसर या प्रोफ़ेसर बनने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो एपीआई तैयार होती है, तो उसमें भी फर्स्ट ऑथर को ज़्यादा वेटेज मिलता है, सेकंड ऑथर को कम मिलता है, थर्ड ऑथर को कम मिलता है। तो इसलिए अमूमन अगर आप अगर स्वयं ही इस पेपर को लिख रहे हैं, तो सिंगल ऑथर के नाम पे आप लिखें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो 2 ऑथर भी चल सकते हैं, 3 ऑथर भी चल सकते हैं, इट्स योर चॉइस। अच्छा, इसमें आप इसी तरह फिर आगे आपको कैम्ब्रिया ही फ़ॉन्ट रहेगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैम्ब्रिया फ़ॉन्ट है, और इसमें आप पूरा पेपर ये एब्स्ट्रैक्ट जो है ये 12 साइज़ में लिखेंगे, ओके? और इसके बाद इस तरह से आप कीवर्ड लिख देंगे। एक चीज़ और, ये तो हुआ एब्स्ट्रैक्ट का। अब हो गया कि आपको फुल पेपर का फ़ॉर्मेट क्या होगा? तो चूँकि फुल पेपर का क्या फ़ॉर्मेट होगा, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर निर्भर करता है। जो एब्स्ट्रैक्ट आपका होगा, उस एब्स्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसको पढ़ने के बाद जो हमारी टेक्निकल टीम जो ऑब्ज़र्व करेगी, आपका पेपर किस जर्नल में पब्लिश हो सकता है या किस जर्नल के गाइडलाइन को फ़ॉलो अप कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फ़ॉर्मेट प्रोवाइड कराया जाएगा फुल पेपर लिखने के लिए। ये कब प्रोवाइड कराया जाएगा? सेमिनार बीतने के बाद जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी कि फुल पेपर के लिए फ़ॉर्मेट क्या होगा, ओके? वैसे आप पेपर लिख के रेडी रख सकते हैं, लिखना शुरू कर सकते हैं, और जो भी फ़ॉर्मेट थोड़ी बहुत चेंज करनी होगी, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लीजिएगा फुल पेपर में। फिलहाल आपको यही फ़ॉर्मेट होगा एब्स्ट्रैक्ट भेजने का, ओके? तो ये है पूरी बात, और इसके माध्यम से आप इस तरह से इसमें भाग ले सकते हैं, जिससे कि डायरेक्ट आपको एपीआई बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर है। केयर में पब्लिकेशन कराने का सुनहरा अवसर है, वेब ऑफ साइंस स्कॉपस में पब्लिकेशन कराने का सुनहरा अवसर है, और साथ ही साथ इसमें आपको अवार्ड वाला भी सेक्शन आपको दिखाया, अवार्ड भी इसके माध्यम से आप एक्वायर कर सकते हैं। तो चलिए सर, नितिन सर, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो व्यूअर को बताना छूट गया हो? नहीं राज सर, मुझे लगता है कि सभी चीज़ें पूर्णतः कवर कर ली गई हैं, यहाँ पर आपके द्वारा।
तो और फिर भी अगर किसी भी व्यक्ति की कोई भी क्वेरी होती है, तो वह हमसे व्हाट्सएप पे, यूट्यूब के माध्यम से डायरेक्टली मतलब कॉल करके पूछ भी सकता है। उसमें अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, तो हम लोग हमेशा ही आपके लिए तत्पर कार्य कर रहे हैं और हमेशा ही करते रहेंगे। जी। ओके, चलिए फिर हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे आप सभी जुड़े, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी दुविधाओं का हल मिल चुका होगा। एक-एक बात को मैंने बारीकी से बताया ताकि आपके मन में किसी प्रकार की दुविधा न रह जाए। ओके, और मैंने जैसा कि आपको बताया कि 11 पेज के ब्राउज़र में मुख्यतः आपके लिए जो 3 पेज है वही शुरू के आपके लिए रेलेवेंट है। पहला पेज जिसमें आपको डिटेल्स इसका दे रखा है, दूसरा पेज इसमें अवार्ड का सेक्शन है, ती और इसी में आपको जो-जो चार्जेज़ हैं वो दे रखा है और डेट क्या है वो सब चीज़ें हैं। मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो क्यूआर कोड को टच करके कर सकते हैं या तो फिर इस लिंक को टच करके कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आपको जो है कि इसमें आपकी इच्छा के अनुसार कोई भी थीम, कोई भी सब्जेक्ट से आप हों, आप उस पेपर को यहाँ पे अवार्ड में, सेमिनार में पब्लिश कर सकते हैं, सेमिनार में बेस्ट है। अच्छा, एक बात और आपके लिए रेलेवेंट बताना चाहूँगा कि ये जो सेमिनार की जो सोवेनियर होगी, ये भी आईएसबीएन वाले जर्नल में ही आईएसबीएन सर आईएसबीएन वाले बुक में प्रोसीडिंग में पब्लिश होगी ना? चलिए हेलो। नितिन सर जी, 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 जी राज सर, आईएसबीएन वाली बुक के अंदर पब्लिश होगी और उसको भी आप एज़ अ सोवेनियर आप मँगा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट से। ओके, जैसा कि आप अवगत हैं कि जो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट होंगे वो आईएसबीएन वाले प्रोसीडिंग में जैसे अमूमन होता क्या है, लोग बिना ही किसी प्रकार का आईएसबीएन नंबर लिए या कुछ भी लिए उसको प्रोसीडिंग में पब्लिश कर देते हैं। लेकिन ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस के जो एब्स्ट्रैक्ट होंगे, वो ही जो सोवेनियर में होगा वो आईएसबीएन वाले प्रोसीडिंग में होगा, जो कि आपको सॉफ्ट कॉपी उसकी प्रोवाइड करा दी जाएगी या नहीं तो आईसीएमआर की जो है इस पे देख रहे हैं, इसके वेबसाइट से भी आकर के यहाँ पे आप सोवेनियर को डाउनलोड कर सकते हैं, आपको उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। रही बात सेमिनार सर्टिफिकेट की, अवार्ड की, तो वो सभी बाय पोस्ट आपके घर के पते पर भेजा जाएगा। उसके लिए आपको अलग से आपके एड्रेस को कलेक्ट किया जाएगा रजिस्ट्रेशन के बाद, सेमिनार समाप्त होने के बाद। आपको एक-एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट की जाएगी, अगर आप अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हैं, अवार्ड के लिए चयनित होते हैं या जिस अवार्ड में कोई भी चार्जेस नहीं था, उसके लिए अगर आप चयनित होते हैं, तो आपके घर के पते पर आपको सर्टिफिकेट, सेमिनार, अवार्ड ये सब चीज़ें भेजी जाएँगी। और अगर अगर नितिन सर अगर कोई ऑफ़लाइन मोड में भाग लेना चाहता है, तो सर उसके लिए क्या वेन्यू है? सर ऑफलाइन मोड का वेन्यू का हमने ऊपर ही एड्रेस दे रखा है गूगल लिंक पे भी और ब्राउज़र के अंदर भी। तो बिल्कुल सभी लोग इनवाइटेड हैं, अगर वह ऑफलाइन में आ सकते हैं, तो मोस्ट इनवाइटेड हैं और कुछ लोग आ भी रहे हैं। ऐसा मुझे पता चला है हायर एजुकेशन के वर्ल्ड के चैनल से और बाकी जो कई जो हमारे ऑफिशियल पर्सन्स हैं बिहार से जिनके अभी-अभी आपने नाम लिए थे ब्रोशर में, वह सभी लोग आ भी रहे हैं। तो मोस्ट इनवाइटेड हैं अगर आप ऑफलाइन भी आना चाहें तो। आप देख पा रहे हैं ये कॉन्फ्रेंस हॉल है जेपी सभागार, ठीक है? खांडारी में कैंपस खांडारी कैंपस है और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के अंतर्गत है, ओके? तो ये आपको सेमिनार कहाँ पे हो रहा है बेसिकली? तो ये आगरा में हो रहा है और वेन्यू भी आगरा का ही है, आप देख पा रहे हैं कॉन्फ्रेंस हॉल जेपी सभागार, ओके? तो आप इसमें पहुँच जाएँगे कब? 27 से 29 दिसंबर। ओके, नितिन सर अगर कोई जाता है तो उसके लिए जो भी उसके रहने, खाने-पीने इसकी क्या कोई सेमिनार की तरफ से कोई व्यवस्था है या क्या है इसके बारे जी, में? जी, जी। वह सभी व्यवस्थाएँ कराई गई हैं और अगर कोई व्यक्ति पर्सनली आ रहा है तो वह एक बार बात कर ले, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो गेस्ट हाउस है वह बुक किया गया है, इसी पर्पज़ के लिए। ओके, जी। तो यानी उनको अलग से कोई एक्सपेंसेस चार्ज नहीं देने हैं? नहीं, उनके लिए अलग से कोई एक्सपेंसेस चार्जेस नहीं होंगे। जी। ओके। चलिए नितिन सर, आपने सभी पहलुओं को, सभी बातों को बहुत आराम से और एक सुलझे हुए तरीके से सभी बातों को बताई है और मुझे लगता है कि अब किसी को दुविधा नहीं होगी और सभी पहलुओं को यहाँ पे टच किया जा चुका है। तो चलिए हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को आप सभी आखिर तक बने रहें। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।